Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 12th October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. There is an announcement for students. We at SPM IS Academy are going to start optional courses for political science and international relations and history. History optional will be starting from upcoming 19th October and PSIR optional will be starting from upcoming 22nd October. और ये दोनों क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही चलेंगी. सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन हियर. और ध्यान रहे कि दिस विल बी द लास्ट ऑप्शनल बैच बिफोर मेंस. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about shortage of coal supply in India. And this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. So context समझते हैं पहले इस आर्टिकल का. देखिए 1 अक्टूबर को पावर मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारे देश के लगभग 135 थर्मल पावर प्लांट्स हैं उन सब के पास अब कोल की एक्यूट शॉर्टेज हो गई है और उनके पास बस आने वाले 4 दिनों के लिए कोल बचा हुआ है. और आपको पता है और पता होना भी चाहिए दैट कोल मेक्स अबाउट 70% ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स इंडियाज़ पावर जनरेशन. तो मुद्दा समझिए 70% या उससे भी ज़्यादा पावर जो है वो कोल से आता है और कोल की शॉर्टेज हो गई हमारे देश में. सो देयर इज़ ए लूमिंग एनर्जी क्राइसिस इन आवर कंट्री. हो सकता है ब्लैकआउट हो जाए अगर इस सिचुएशन से जल्दी ही इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो. सो जरा देखते हैं व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड द शॉर्टेज. क्यों इतनी एक्यूट शॉर्टेज हो गई है. तो गवर्नमेंट ने कई सारे कारण बताए हैं. उन्होंने कहा है कि देयर हैज़ बीन सडन स्पाइक इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, क्योंकि लगभग कई महीनों से लॉकडाउन्स चल रहे थे और फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव आया. और उस टाइम में देखिए जब फर्स्ट वेव का टाइम था वो पिछले साल की गर्मी का टाइम था और धीरे धीरे जब तक रिस्ट्रिक्शंस को उठाना शुरू किया सरकार ने, लिफ्ट करना शुरू किया, तब तक सर्दी आ चुकी थी तो पावर कंजम्पशन नीचे जा चुका था. फिर जब तक इस साल गर्मी आती तब तक सेकेंड वेव आ गया था. तो सेकेंड वेव के कारण फिर से लॉकडाउन्स हो गए थे तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम थी. लेकिन अब धीरे धीरे जब अनलॉक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कर्व्स हैव बीन नाउ लिफ्टेड अप, उस टाइम एकाएक से पावर रिक्वायरमेंट हैज़ गॉन अप और उस हिसाब से सप्लाई हो नहीं पा रही है और कोल बहुत कम हो गया है. दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कारण है वो है मॉनसून इस साल का. दैट हैज़ बीन डिलेड एंड स्कैटर्ड. मॉनसून लेट आया है, डिलेड तरीके से, स्कैटर्ड आया है. मतलब काफ़ी दिनों तक बारिश हुई है इसमें बैचेज में करके. अदरवाइज होता है कि मानसून जब आता है तो सेंट्रल इंडिया में या फिर नॉर्थ इंडिया में लगभग 2 महीने तक रेगुलर तरीके से रहता है. थोड़े बहुत ब्रेक्स होते हैं बट इतना स्कैटर्ड नहीं होता जितना इस साल हुआ था. और मानसून काफ़ी डिले हो गया है. सितंबर तक कई पॉकेट्स में हेवी रेन्स हुए हैं जिस कारण से सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ पे कई सारी जगहों पे सीवियर फ्लडिंग हो गई और इस कारण से कोल माइनिंग ढंग से नहीं हो पाई. प्लस लॉजिस्टिक्स इश्यूज भी हो गए, ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हो पाया. प्लस इंपोर्ट प्राइस हैज़ गॉन अप. तो सडनली पूरे दुनिया भर में जो डिमांड राइज हुआ है पावर का बिकॉज ऑफ अनलॉक प्रोसेस, एकाएक से कोल के प्राइसेज इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर चले गए हैं बाई 40%. और इसी कारण से जो हमारे पावर प्लांट्स हैं दे डू नॉट वांट टू इम्पोर्ट द कोल बिकॉज दैट विल लीड टू वेरी कॉस्टली पावर एनर्जी. तो इस कारण से इम्पोर्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं. डिमांड तो लॉकडाउन के उठने के कारण तो डिमांड बढ़ा ही बढ़ा है. साथ ही साथ भारत सरकार की कई सारी पॉलिसीज़ हैं जैसे कि हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन की पॉलिसी विच इज़ लार्जेस्ट ग्लोबल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव जिसका नाम है सौभाग्य स्कीम. मैंने आपको ऑलरेडी कराया था जिसमें रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो छोटे छोटे टाउन्स हैं और रूरल एरियाज़ में कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन पे फोकस किया जा रहा है. तो हर घर में जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पे जब फोकस किया गया अंडर सौभाग्य स्कीम एंड नाउ दिस स्कीम इज़ नियरिंग कंप्लीशन. तो इस कारण से एकाएक से लोड काफ़ी बढ़ चुका है हमारे पावर सेक्टर पे. तो द डिमांड हैज़ गॉन अप बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स, अनलॉक प्रोसेस एंड सेकेंड लार्ज हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव अंडर सौभाग्य स्कीम. उसके अलावा देयर हैज़ बीन इनएडिक्वेट माइनिंग एक्सप्लोरेशन ऑल्सो. हमारे देश की जो माइनिंग रही है
ट्रेडिशनली उसमें एक प्रॉब्लम रहा है दैट इट हैज़ बीन नेशनलाइज्ड, यानी कि सरकारी कंपनियों का उस पर मोनोपोली रहा है। गवर्नमेंट हैज़ बीन मोर और लेस रेगुलेटिंग द माइनिंग सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत लेट एंट्री दी गई है। आपको मैं आगे बताऊंगा कि भारत सरकार ने इंदिरा गांधी जी के टाइम में 1972 में कोल माइनिंग को नेशनलाइज कर दिया था पूरी तरह से, कि मतलब ये बस भारत सरकार की कंपनियां ही कोल एक्सप्लोर करेंगी, एक्सट्रैक्ट करेंगी। धीरे धीरे माइनिंग सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है एज लेट एज लास्ट ईयर। आप देखिए ये 17 मई 2020 का ये आर्टिकल है, वहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि हाउ गवर्नमेंट सेज कि नाउ इट इज़ ओपन फॉर कोल माइनिंग बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो एंड द फ्रेश इन्वेस्टमेंट लाइकली टू बी डिलेड। तो मुद्दा ये है कि जो 1972 में नेशनलाइज किया गया कोल सेक्टर को, उसके बाद से जो सरकारी कंपनियों का उस पर मोनोपोली बढ़ गया, और सरकारी कंपनियां उस हिसाब से जिस रेट से हमारी पावर की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने कोल एक्सट्रैक्शन नहीं किया। सो दिस हैज़ बीन अ प्रॉब्लम विद आवर पावर स्ट्रक्चर कि कोल माइनिंग हैज़ बीन लिमिटेड टू ओनली गवर्नमेंट enterprises. Slowly seeing the demand, the coal sector is being opened to private sector so that it could attract more investment and lead to increase in production of coal in our country. और इसी कारण से पिछले साल से अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि ऑक्शन के बेसिस पे धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों को भी वो कोल माइनिंग की इजाज़त देंगे। और ऐसा नहीं है, लेट अस सी द ग्लोबल सिनेरियो। तो ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में ये पावर क्राइसिस लूम कर रहा है, हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स चाइना फेस कर रहा है, यूरोप फेस कर रहा है ऑलरेडी। तो चाइना के अंदर तो कई सारी जगहों पे पावर शॉर्टेज हो गए हैं, ब्लैकआउट्स हो गए हैं, क्योंकि चाइना भी हेविली डिपेंड करता है कोल पे। और चूँकि कोल की सप्लाई पूरे दुनिया भर में कम हो गई है बिकॉज ऑफ द ह्यूज प्राइस राइज ऑल्सो। दूसरा, चाइना इंडिया की तरह चाइना भी एक एनर्जी डेफिसिट कंट्री है, एंड सिंस कोल प्राइसेस हैव गॉन अप, सप्लाई हैज़ कम डाउन, चाइना इटसेल्फ इज एनर्जी डेफिसिट लाइक इंडिया, तो फिर चाइना इज ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पावर कट एंड ब्लैक आउट्स। यूरोप के अंदर भी देखिए, यूरोपियन इकोनॉमी वैसे तो बहुत ज़्यादा मेजर कोल पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन यूरोप की इकोनॉमी भी सफ़र कर रही है हाल फिलहाल में बिकॉज ऑफ दिस पावर शॉर्टेज, क्योंकि कोल कुछ हद तक तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। जब कोल की सप्लाई कम हो गई है तो उनका जो गैस की सप्लाई हो या फिर बाकी सारे जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे हाइड्रोजन वगैरह, उनकी कॉस्ट ऊपर चली गई है, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो फेसिंग एनर्जी क्राइसिस। अब ज़रा देखते हैं कि इंडिया के अंदर अगर ये पावर क्राइसिस आता है, कोल शॉर्टेज का क्राइसिस, अगर अभी जल्दी से इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड किया गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऑफ कोर्स पावर सेक्टर इज़ द ड्राइवर ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्रीज़। तो अगर पावर नहीं है तो बाकी सारी इंडस्ट्री तो हैं, अपने आप काम नहीं कर पाएंगी। सो इफ़ दिस कोल शॉर्टेज को अगर जल्दी से हमने रिजॉल्व नहीं किया, देन इट मे लीड टू फर्दर इकोनॉमिक चैलेंजेस, इट मे डिले इकोनॉमिक रिकवरी। इंडियन इकोनॉमी विच इज़ ऑलरेडी फेसिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कोविड सेकेंड वेव, दैट में गेट फर्दर डिलेड, इट्स रिकवरी में गेट फर्दर डिलेड। इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हो सकता है, अगर चीज़ों की प्रोडक्शन कम होगी तो नेचुरली प्राइस ऊपर जाएगा एंड देयर माइट बी ह्यूज इन्फ्लेशन इन द मार्केट। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा स्टील सेक्टर पे, क्योंकि स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए आपको पता है डायरेक्टली कोल की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इफ coal becomes costlier, then steel will become costlier, and if steel becomes costlier, overall infrastructural development, housing sector will suffer. क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या स्टेप्स भारत सरकार ने ऑलरेडी ले लिए हैं या क्या स्टेप्स और लिए जा सकते हैं, उनको जरा देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म में भारत सरकार को अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करना होगा। सो दे विल हैव टू लुक फॉर ऑल द मेजर्स दैट कुड हेल्प इन रैंपिंग अप प्रोडक्शन। कैसे भी हो करके सप्लाई को बढ़ानी होगी सो दैट द डिमांड एंड सप्लाई गैप कुड बी मेट। दूसरा जो स्टेप भारत सरकार ऑलरेडी ले चुकी है दैट इज़ रिगार्डिंग सोर्सिंग फ्रॉम कैप्टिव माइंस। तो कैप्टिव माइंस क्या है पहले वो समझिए, फिर इस पॉइंट को समझेंगे। लुक, कैप्टिव माइंस आर ऑपरेशंस दैट प्रोड्यूस कोल और मिनरल्स सोली फ्रॉम कंपनी दैट ओन्स देम। इसका क्या मतलब है समझिए। मान लीजिए कि मेरी कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, तो मैं भारत सरकार से परमिशन लेकर के कैप्टिव माइन लगा सकता हूँ, यानी कि मैं खुद के लिए कोयला निकालूँ और खुद के लिए उस कोयले का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करूँ, तो दैट वुड बी कैप्टिव माइन। तो कैप्टिव माइंस का परमिशन देती थी भारत सरकार। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1972 में इंदिरा गांधी के टाइम में पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया गया था माइनिंग सेक्टर को, यानी कि भारत सरकार की कंपनियां ही माइनिंग करेंगी। लेकिन धीरे धीरे फिर कैप्टिव माइनिंग की इजाज़त दी जाने लगी कि ठीक है आप किसी माइन को अक्वायर कर सकते हैं
कोई भी मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल कंपनी है, स्टील कंपनी है, तो एक माइन एक्वायर कर सकती है और उस माइन से जो भी कोयला निकालेगी वो अपने सेक्टर को, अपनी इंडस्ट्री को उस कोयले का इस्तेमाल करेगी पावर सप्लाई करने के लिए। दैट वुड बी कैप्टिव माइन। कि मान लीजिए कि टाटा की कंपनी है, टाटा स्टील है या टाटा मोटर्स है, उनको जो भी पावर रिक्वायरमेंट उसके लिए वो अपना खुद का माइन खरीद ले और वहाँ से वो कोयला निकाल करके अपने लिए पावर जनरेट करे। सो दिस इज़ हाउ प्राइवेट सेक्टर्स वेयर अलाउड टू री इंटर इनटू माइनिंग मार्केट। जो नेशनलाइजेशन कर दिया गया था उसके बाद कैप्टिव माइनिंग अलाउ करके प्राइवेट सेक्टर्स को माइनिंग मार्केट में दोबारा एंट्री दी गई। तो अभी भारत सरकार ने क्या किया है कि भाई जो भी एक कैप्टिव माइंस हैं जो सिर्फ अपने इंडस्ट्री के लिए पावर जनरेट करते हैं, अब उनको भारत सरकार ने कहा है कि वो अपना 50% तक का पावर बेच सकते हैं इन द ओपन मार्केट। कि मान लीजिए कि आसाम के अंदर कोई कैप्टिव माइन वाली कंपनी है, तो वो अपना 50% तक जो पावर है या इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ की APDCL को बेच सकती है, ताकि जो शॉर्टेज है ऑफ इन द पावर सेक्टर स्पेशली विद द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, वो शॉर्टेज को पूरी की जा सके। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन सारे कैप्टिव माइन से पावर खरीद करके लोगों को सप्लाई कर पाएँ। सो दैट इज़ हाउ कैप्टिव माइंस हैव बीन अलाउड टू हैव 50% सेल ऑफ देयर पावर प्रोडक्शन इन द ओपन मार्केट। उसके अलावा सप्लाई को डाइवर्ट किया जा रहा है अब। तो जैसे कि एल्युमिनियम सेक्टर में या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी कोल की ज़रूरत होती है, इन सारे कंपनियों से अभी कोल लिया जा रहा है कि एंड दैट इज़ बीइंग गिवन टू द पावर जनरेशन कंपनीज। तो इनको जेनकॉम कहते हैं, पावर जनरेशन कंपनीज को शॉर्ट में। तो सीमेंट से, एल्युमिनियम से कोल लेकर के जेनकॉम्स को दिया जा रहा है। कैसे, जो सेकेंड वेव आ गया था तो उस टाइम में जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो इंडस्ट्रीज से ऑक्सीजन लेकर के और हॉस्पिटल्स को दिया जा रहा था, वैसे ही अभी कोल की जब शॉर्टेज हो गई है तो इंडस्ट्रीज से कोल लेकर के यहाँ पावर सेक्टर को दिया जा रहा है। तो ये सब तो कुछ शॉर्ट टर्म एक्शंस हैं जो भारत सरकार ले रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें एक्शंस भी डेवलप करने होंगे इफ़ वी वांट टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। वी नीड टू डेवलप ऑल्टरनेटिव्स, लाइक हमें गैस एनर्जी डेवलप करना होगा। जैसे यूरोपियन मार्केट है, यूरोपियन इकोनॉमी ओवरनाइट तो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, बिकॉज दीज सेक्टर्स आर येट टू बिकम इकोनॉमिकली फीजिबल। काफ़ी महंगे हैं। अगर यही पावर जो बिजली हम खरीदते हैं 8 रुपये यूनिट, अगर यही हाइड्रोजन बेस्ड पावर हो, गैस बेस्ड पावर हो, तो वो कम से कम 18 या 20 रुपये पर यूनिट हो जाएगा। तो काफ़ी महंगा हो जाएगा एंड दैट विल हैव रिपरकशंस ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन फ्यूचर में हमें इनको इकोनॉमिकली फीजिबल बनाना होगा, सस्टेनेबल बनाना होगा, और हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढने होंगे इन द फॉर्म ऑफ गैस एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जीज लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। अगर आसाम की बात की जाए, आसाम ट्रिब्यून में भी इस तरह का आर्टिकल आया है जहाँ पे APDCL ने कहा है कि भाई हमें बहुत महंगे दाम पे बिजली खरीदनी पड़ रही है। तो APDCL ने आसाम के लोगों से रिक्वेस्ट करा है कि आप पावर को वेस्ट मत कीजिए, मिसयूज मत कीजिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप देखिए APDCL यूज टू स्पेंड अबाउट ₹1 करोड़ पर डे टू बाई इलेक्ट्रिसिटी एंड नाउ सिंस लास्ट वीक द डिमांड हैज़ गॉन अप एंड नाउ दे हैव टू स्पेंड अबाउट 15 करोड़ वन डे। तो बहुत महंगा हो गया है चूँकि बिजली खरीदना। इस कारण से APDCL ने लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज़ बिजली को वेस्ट ना करें, प्लीज़ फोकस ऑन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ APDCL ने लेकिन ये भी कहा है कि देयर इज़ नो शॉर्टेज एज ऑफ नाउ, पावर की कोई कमी नहीं है, लेकिन बी कॉशियस एंड प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स 2019 में आया था। अब इसे अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको 3 स्टेटमेंट्स हैं। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। चलिए ठीक है। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस एंड टिल रिसेंटली इंडिया इम्पोर्टेड कोल to meet the shortage of domestic supply, but now India is self sufficient in coal production। अगर आपको पहला और दूसरा स्टेटमेंट नहीं भी पता है, लेकिन अगर आपको मोटा मोटा ये पता है कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी इंडिया बहुत सारा कोल इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कजाकिस्तान से। ये 3 मेन कंट्री हैं, याद रखना आप, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान। तो इन 3 जगहों से हम कोल इंपोर्ट करते हैं। आपको अभी भी अगर पता है तो आपको पता लग जाएगा कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और जैसे ही आपको पता चल जाएगा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ऑप्शन ए, 1 ओनली। तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसको आपको हमेशा एग्जाम में अप्लाई करना चाहिए। वैसे मैंने फैक्ट्स भी दे रखे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हिंट्स, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1972 इन 2 phases। सेकेंड,
कोल ब्लॉक्स आर नॉट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी बेसिस, दे आर एलोकेटेड थ्रू ऑक्शन। प्रॉपर बोली लगती है, जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है उसको फिर कोल ब्लॉक्स दिए जाते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल is taken from international segment. It is about Nobel Prize in Economics 2021. This topic is important from our syllabus, paper 3, international agencies point of view, paper 3. तो देखिए, नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस, पहले इसके बारे में समझिए। दिस इज नॉट अ नोबल प्राइज इन थ्योरेटिकल सेंस। नोबल प्राइज तो देखिए बस 5 ही होते हैं। नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड पीस। तो बस 5 नोबल प्राइज होते हैं जो दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल आपको पता है कि बहुत ही महान साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो उन्होंने जितना भी पैसा कमाया, उस पैसे को उन्होंने फिर अपनी विल लिखी अपने लाइफ के लास्ट एज में, जब उन्होंने विल में कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए अलग अलग फील्ड में जो लोग भी एक्सेलेंस अचीव करते हैं उनको रिवार्ड देने में। तो इससे फिर शुरुआत हुई नोबल प्राइज़ देने का। तो इसके लिए एक नोबल कमेटी बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ विल ऑफ एल्फ्रेड नोबल इन 1895। तो एल्फ्रेड नोबल साहब का विल है ये, एक उसका इमेज है ये, और इसके बेसिस पे फिर एल्फ्रेड नोबल कमेटी बनाई गई जो हर साल 5 फील्ड्स में डेवलपमेंट करने वालों को, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड पीस के फील्ड में जो भी लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको नोबल प्राइज़ दिया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबल प्राइज़ नहीं दिया जाता बाई नोबल कमेटी। इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो प्राइज़ दिया जाता है दैट इज़ गिवन बाई सेवरेज रिक्स बैंक, और ये जो सेवरेज रिक्स बैंक प्राइज है दैट इज़ गिवन इन इकोनॉमिक साइंस इज़ गिवन इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबल। तो ये टिपिकली एक नोबेल प्राइज़ है नहीं, इट इज़ टिपिकली नॉट ए नोबेल प्राइज़, बट इट इज़, इसका ओरिजिनल नाम है, ऑफिशियल टाइटल है सेवरेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबल। लेकिन इसको शॉर्ट में लोग कॉमन लैंग्वेज में कह देते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो आई होप दिस मैसेज इज़ क्लियर। एल्फ्रेड नोबल साहब ने अपना विल लिखा और विल में उन्होंने कहा कि अलग अलग फील्ड्स में जो कंट्रीब्यूशन करें उनको आप देना प्राइज़ मेरे इस पैसे से। और उसके बाद नोबल कमेटी बनी, और नोबल कमेटी जो है वो 5 फील्ड में लोगों को प्राइज़ देती है हर साल, जिसको नोबल प्राइज़ कहते हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस। लेकिन इकोनॉमिक्स इसके अंदर नहीं आता। इकोनॉमिक्स का जो प्राइज़ है वो देती है सेवरेज रिक्स बैंक, और इसको शॉर्ट में कॉमन लैंग्वेज में कह दिया जाता है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। अब देखिए, इस साल का नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दे दिया गया है, यानी कि सेवरेज रिक्स बैंक प्राइज़ दे दिया गया इन इकोनॉमिक्स साइंस 2021। नॉर्मली ये लोग ऐसा ही करते हैं, जब नोबेल प्राइज़ बाकी 5 फील्ड का दे दिया जाता है तब उसके बाद नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स या सेवरेज रिक्स बैंक प्राइज़ दे दिया जाता है इन इकोनॉमिक्स साइंस। ठीक है, एक ही साथ। तो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि 5 तरह के नोबेल प्राइज़ दिए जा चुके हैं, अब नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया है। इट हैज़ बीन गिवन टू 3 अमेरिकन साइंटिस्ट, David Card, Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens, and this prize has been given for their research in the field of labor economics. तो labor economics, लेबर मार्केट किस तरह से काम करता है, इस पे इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किए हैं, कई सारे प्रोटोटाइप्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव सीन और डन अ कंप्लीट रिसर्च ऑन इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम वेजेस, इमिग्रेशन एंड एजुकेशन ऑन द लेबर मार्केट, की कितना पढ़ने से, कितना पढ़ाई करने से किस तरह की सैलरी होती है, किस तरह की वेजेज होती है, उस पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिस भी लोग ने, जिस भी इंसान ने 11 साल तक स्कूलिंग की है, जिस भी इंसान ने 11 साल तक स्कूलिंग की है और जो 12 साल तक स्कूलिंग की है जिसने, तो 11 साल जिसने स्कूलिंग की है और जिसने 12 साल तक की स्कूलिंग की है, उसके वेजेज में 12% का अंतर हो जाता है। ऐसा इन्होंने इस डाटा से क्लेम किया है। और जिस इंसान ने 11 साल की स्कूलिंग की और जो 16 साल तक की स्कूलिंग की है जिसने, तो मात्र 5 साल एक्स्ट्रा स्कूलिंग करने से होता क्या है कि आपकी इस इनकम में 65% तक इंक्रीमेंट देखा जाता है। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटेड कि कितना इम्पैक्ट है एजुकेशन का हमारे वेजेस के ऊपर। जितना ज़्यादा आप स्कूलिंग करते हैं उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके लेटर फेज ऑफ लाइफ में इनकम जनरेशन पे। सो यू कैन रीड हियर, shows that the people with 12 years of education have income 12% higher and 16 years of education have 65% income higher than those people who have 11 years of education। जैसे सिर्फ 11 साल की एजुकेशन की है, जिसने 16 साल की एजुकेशन की है, उसमें उनके सैलरी में लगभग 65% तक का अंतर हो जाता है। इस टॉपिक के बेसिस पर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Indian Space Association and this topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. तो देखिए 11 अक्टूबर यानी कि कल के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नए ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन स्पेस एसोसिएशन. अब क्या है ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन, क्या करेगा, उसको मैं अगले स्लाइड्स में बताऊंगा. लेकिन इंडियन स्पेस एसोसिएशन पे अगर कोई मेंस में सवाल आ जाए तो आप ये 4 पॉइंट याद कर लेना जो मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा. ही सेड कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन विल फोकस ऑन 4 पिलर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम टू प्राइवेट सेक्टर इन इनोवेशन. तो नाम से आपको पता चल रहा है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी स्पेस और सैटेलाइट कंपनियों को इंकरेज करेगा, प्राइवेट सैटेलाइट और स्पेस कंपनियों को इंकरेज करेगा. रोल ऑफ द गवर्नमेंट विल बी एज एन इनेबलर, कि भाई हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्राइवेट इनोवेटर सामने निकल के आए और वो फिर स्पेस और सैटेलाइट सेक्टर को आगे लेकर के जाएं. टू मेक यूथ फ्यूचर रेडी, तो यंगस्टर्स को इंस्पिरेशन देगा ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन, यंगस्टर्स को इनकरेज करेगा टू टेक द फील्ड ऑफ स्पेस एंड सैटेलाइट. एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू सी द स्पेस सेक्टर एज ए रिसोर्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कॉमन मैन. तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के डायरेक्शन में ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन बनाया गया है. क्या है इंडियन स्पेस एसोसिएशन समझिए. मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझा रहा हूँ पहले ही, ताकि आपको समझ आ जाए. कैसे कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है CII, कैसे फिकी है, तो ये सब जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां, उनका अपना एक एसोसिएशन होता है, उसमें सारी तरह की कंपनियां होती हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो मिल करके सरकार से बातचीत करते हैं, सरकार को अपना सजेशन देते हैं. तो वैसे ही स्पेस सेक्टर की सारी प्राइवेट कंपनियां या सरकारी कंपनियों को मिला करके एक एसोसिएशन बनाया गया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जो भारत सरकार को थोड़ी सी पॉलिसी देगी, सजेशन देगी, भारत सरकार को अपना ओपिनियन अब एक तरफ से बताएगी, अपने डिमांड्स बताएगी, अपने रिक्वेस्ट्स बताएगी. तो दिस इंडियन स्पेस एसोसिएशन विल बी एन इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज विच विल बी ए कलेक्टिव वॉइस ऑफ इंडियन स्पेस इंडस्ट्री. एम क्या है कि दे विल टेक द पॉलिसी एडवोकेसी अप्रोच, यानी कि पॉलिसी बनाने में सरकार को कुछ एडवाइस देगी. ठीक है. इट विल इंगेज ऑल स्टेक होल्डर्स, चाहे प्राइवेट कंपनियां और सरकारी कंपनियां, ऑल ऑफ देम विल कम टुगेदर एंड ऑन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दे विल मेक सर्टेन सजेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, इट विल बी हेडेड बाय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, हु विल बी इट्स डायरेक्टर जनरल. ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन का टैगलाइन होगा, भूमंडल से ब्रह्मांड तक. The next article is taken from national segment. It is about Bugun Loisila Utsav 2021. This topic is important from our syllabus paper to culture point of view. तो बुगुन लोइसिला क्या है? बुगुन लोइसिला is actually a bird. ये bird which was first time discovered in 2006 in West Kamang district of अरुणाचल प्रदेश. तो ये बुगुन लोइसिला बर्ड का नाम है. 2006 में पहली बार इस बर्ड को देखा गया था वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश में. ये जो बुगुन नाम कैसे पड़ा ये भी ज़रा समझिए. एक्चुअली ये जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एक कम्युनिटी रहती है, एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, बुगुन कम्युनिटी. और ये बुगुन कम्युनिटी रहती है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के सिंगचुंग विलेज में. और इन्होंने सिंगचुंग विलेज में काफ़ी सारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम किया है. वहाँ पे लोकल वाइल्ड लाइफ सिंगचुंग कम्युनिटी फॉरेस्ट बनाया है इन लोगों ने. तो मुद्दा ये है कि आज से 15 साल पहले एक वहाँ पे बर्ड मिली. ठीक है, एक नई तरह की बर्ड. उस नई तरह के बर्ड का नाम रखा गया बुगुन लोइसिला. बुगुन नाम रखा गया आफ्टर द नेम ऑफ द कम्युनिटी दैट लिव्स इन दिस वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट सिंगचुंग विलेज. और ये नाम इन कम्युनिटी को इसलिए दिया गया, इस कम्युनिटी के नाम के बाद इस बर्ड का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत काम कर रही है इस एरिया में लोकल फॉरेस्ट और लोकल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए. अभी जो बुगुन बर्ड की अगर बात की जाए, बुगुन लोइसिला बर्ड की अगर बात की जाए, तो ये बर्ड अभी तक हार्डली 14 से 20 ही बर्ड हैं, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या है नहीं, जो हार्डली 3 से 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही अपने आप को लिमिटेड रखते हैं इन द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ द सिंगचुंग विलेज. और ये जो बर्ड है बुगुन लोइसिला बर्ड, इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय IUCN इन इट्स रेड डाटा बुक. करंट न्यूज़ काफ़ी छोटा सा जिस कारण से आर्टिकल आया था, लेकिन हो सकता है कि आपसे PT में सवाल पूछ ले. बुगुन लोइसिला बर्ड को पहली बार मिले हुए 15 साल पूरे हो गए हैं. 2006 में ये पहली बार मिली थी. तो बुगुन लोइसिला बर्ड के 15 साल पूरे होने पे
पहली बार बुगुन लोयसिला उत्सव मनाया जा रहा है इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यू कैन सी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पार्टिसिपेटिंग इन दिस बुगुन लोयसिला उत्सव। पहली बार मनाया जा रहा है बिकॉज ऑफ 15 ईयर ऑफ दिस बर्ड। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next question from Assam segment, it is about Project Jyoti and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view। तो Project Jyoti काफ़ी देखिए सरल सा न्यूज़ है। Project Jyoti पहले भी आसाम सरकार ला चुकी है इन गुवाहाटी सिटी अंडर गुवाहाटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो अब इसका फेज 2 लॉन्च हुआ है, प्रोजेक्ट ज्योति फेज 2। प्रोजेक्ट ज्योति में होता क्या है कि मान लीजिए कि आपका घर है, उसके सामने जो गली है, जो लेन है या बाई लेन है, उसमें काफ़ी अंधेरा रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी को। ये कंपनी लॉन्च की गई है, सरकारी कंपनी आप कह सकते हैं लॉन्च की गई है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट मैनी प्रोजेक्ट्स ऑफ गुवाहाटी स्मार्ट सिटी। तो एक कंपनी है गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड। अब इस कंपनी को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरे घर के आगे काफ़ी अंधेरा रहता है, जो गली है उसमें काफ़ी अंधेरा रहता है, मेरे घर के आगे एक लाइट लगा दो। तो ये गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड वाले प्रोजेक्ट ज्योति के अंतर्गत आपके घर के सामने किस तरह का लाइट लगा के चले जाएंगे। ये लाइट के लिए जो पोल का हाइट होगा वो 5 मीटर होगा और ये जो लाइट होगी वो 15 वाट का बल्ब लगा होगा। और ये जो प्रोजेक्ट ज्योति में जो बल्ब लगाया जाएगा, लाइट लगाया जाएगा, आपके घर के अंदर नहीं लगाया जाएगा, आपके घर के सामने अगर कोई बाई लेन है, कॉमन प्लेस है तो वहाँ लगाया जाएगा। लेकिन जिसने भी रिक्वेस्ट किया है दैट बेनिफिशियरी विल हैव टू बियर द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इट विल बी डन ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया जाएगा। इसमें टोटल 10,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाएंगे बाय 10,000 बेनिफिशियरीज। तो 10,000 लोग तक अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट ज्योति के अंतर्गत और उस हिसाब से 10,000 लोगों की घरों के आगे लाइट लगाई जाएंगी, 10,000 लाइटें। इसमें जो गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी है वो सारा का सारा इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट देखेगी आने वाले 3 सालों तक। लेकिन बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना होगा अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं टू सेटअप और इंस्टॉल अ बल्ब अंडर दिस प्रोजेक्ट ज्योति। इससे फ़ायदा क्या होगा, इट विल हेल्प इन इल्यूमिनेशन ऑफ लेन्स, रिमूव डार्क स्पॉट्स एंड इट विल सिक्योर स्ट्रीट एंड ऑल्सो इट विल प्रोवाइड एफिशिएंट लाइटनिंग सॉल्यूशंस। कल जब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इमिशन जीडीपी पर कैपिटा। दिस इज़ रॉन्ग। इमिशन जीडीपी पर कैपिटा में हम 3rd लार्जेस्ट नहीं है, वी आर समवेयर इन द मिडिल। मीथेन इमिशन फ्रॉम कैटल इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। दिस इज करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 ओनली। Which of the following country recently created history by shooting first film in the International Space Station? Correct answer will be option A, Russia. And asteroid belt is found between orbit of Mercury and Venus. No, this is wrong. It is found between Jupiter, Mercury, Venus, Earth, Mars and Jupiter के बीच में ये मिलता है. I hope you are able to remember that. And Lucy mission will study asteroid of Jupiter. Absolutely correct. And Akira Miyawaki method is a method of creating dense forest. Absolutely correct, but it does not belong to South Korean scientists. It belongs to Japanese scientists. So the second statement is wrong. First statement will be correct. Correct answer is option A, 1 only. That's all from